की लड़ाई जीतनी है। के भाई चंद्रशेखर आजाद युवाओं के आइकॉन है भारत में। आज देश के अंदर एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए परिवर्तन का दौर आ रहा है। बुलंदशहर से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन कुरैशी आज अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर एक डिबेट भी हुई है जिसमें एक समा बन गया था। कुछ गेम चेंजर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आज नामांकन होगा और जो बुलंदशहर की आवाम है उसका हाजी यामीन को लेकर के क्या कहना है। जी भैया कैमरा झंडे में। आज आप नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ? आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के बुलंदशहर के उपचुनाव से भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हाजी यामीन साहब को मैदान में उतारा और उनका नामांकन होने जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस चुनाव को इंशाल्लाह जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में पूरे देश में SC ST OBC और अक़लियत के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं उनके हकूक़ के लिए, उम्मीद जगी है सब तमाम आवाम में कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो युवाओं के आइकॉन है भारत में, उनको ताकत दी जाए और बुलंदशहर के इस चुनाव से हम पूरे देश में संदेश देने का काम करेंगे। रविंद्र क्या कहना चाहेंगे? अब आवाम भी आपका साथ देती हुई दिखाई दे रही है और आज नॉमिनेशन आप फाइल कर। आज देश के अंदर एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए परिवर्तन का दौर आ रहा है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। जो लोग सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं, धनबल की राजनीति खत्म, अच्छे लोगों को MP MLA बनाया जाएगा और जो लोग अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए लोकसभा विधानसभा में आवाज़ उठा सकें। आज बुलंदशहर से तो मात्र एक शुरुआत है। आप आने वाले समय में पूरे देश के 22 स्टेटों में आज़ाद समाज पार्टी परचम लहराएगी और जितने भी तमाम मुद्दे हैं जो गरीबों को वोट लेते आई हैं, जो पार्टियां जिन मुद्दों पर, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे युवाओं के बेरोजगार के मुद्दे हों, जैसे ही चुनाव खत्म होगा और कोरोना का प्रकोप खत्म होगा, पूरी आज़ाद समाज पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, निजीकरण के मुद्दे को लेकर और जो इन्होंने पूरे देश को बेचने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका पर्दाफाश करेगी और सड़क पर पूरा आंदोलन होगा पूरे देश के अंदर। निजाम भाई, आपको गेम चेंजर और किंग मेकर के रूप में अरे साहब ऐसा क्यों नवाज रहे हो आप? इस बारे में बताइए। अब जो है बुलंदशहर की आवाम हाजी यामीन को कबूल चुकी है, तो आगे जा करके क्या माहौल बनने वाला है? देखिए, मौजूदा सरकारों से लोग तंग आ चुके हैं। सरकारों के काम मंदिर मस्जिद बनाने के नहीं हैं। सरकारों के काम हैं सड़क बनाए, लोगों को पानी दे, शिक्षा दे, रोजगार दे, फैक्ट्रियाँ लगाएं, हिंदू मुसलमान के नाम पे ना लड़ाएं। आज तंग हो चुके हैं। मौजूदा सरकारें जहाँ भी हैं, आज हिंदुस्तान की आवाम तंग हो चुकी है और उन्होंने एक उम्मीद की किरण जागी है। हिंदुस्तान में एक बदलाव की किरण जागी है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद दलित और मुसलमानों का एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं और इसका ये संदेशा यहाँ बुलंदशहर की आवाम देगी। यहाँ बदलाव आएगा। कैंडिडेट हैं, उनको आप चुनाव लड़ा रहे हैं, इससे आने वाले 2022 का भी नतीजा पता लग जाएगा, तो इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति अभी तक तैयार हुई है? देखिए, ये जो काफ़ी दिनों से धनबल और भ्रष्टाचार की जो राजनीति हो रही थी, जो मेहनती और कर्मठ लोग थे, बेचारे दिन भर काम करते थे, सोचते थे कि हम चलो अब ज़िले पे आएंगे, प्रदेश में आएंगे, वो चीज़ें उसी सोच को रख करके जो साहब कांशीराम ने पार्टी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी, यहाँ जो है बहुजन शासक होगा, वो कहीं ना कहीं सपने धूमिल हुए हैं। वो रुक गए थे, ठहर गए थे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही आए, उन्होंने साहब के इस मिशन को जिंदा किया। अब लगने लगा है कि अब वो जो धनबल की राजनीति है, जो लोग पैसा लेकर के, टिकट लेकर के आते थे, वो कल्चर आज़ाद समाज पार्टी ख़त्म करेगी और ये शुरुआत बुलंदशहर की धरती से हो चुकी है कि यहाँ बदलाव आएगा। यहाँ अब कोई बाहुबली धनबली नहीं चलेगा। जो मेहनती आदमी होगा वो वोट पाएगा। हाजी निज़ाम से हमारी बात हुई है, रविंद्र भाटी से भी हुई है, सतपाल चौधरी से। सभी का कहना है कि जो दाव खेला जा रहा है ये आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र रखा गया है और अभी जो बुलंदशहर से उपचुनाव हो रहा है उसके लिए भी ताल ठोक दी गई है हाजी यामीन कुरैशी के ऊपर। आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका सभी का ये कहना है कि बुलंदशहर की आवाम हाजी यामीन के साथ है और इस बार विधायक के रूप में हाजी यामीन उभर के आएंगे। हाजी यामीन कुरैशी के चुनावी प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आए हुए हैं।
ऐसे ही एक आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि सिकंदराबाद से आई है और जिन्होंने आज अपने बयान से पूरी ही पार्टी कार्यालय पर समा बांध दिया था। उन्हीं से बात करते हैं जो रणनीति उनके द्वारा तैयार की गई है उसको लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी रईस अहमद है। चौधरी साहब, आज आपने एक समा बांध दिया था, इस टाइम पे भाषण चल रहा था और जो रणनीति चल रही है हाजी यामीन को जिताने के लिए, क्या तैयारियां उसको लेकर? तैयारी ये है कि जो सही बात समाज में कहेगा, जो भी प्रत्याशी सही बात कहेगा, सही सुनने को आवाम तैयार है। झूठों की तो बहुत सारी जुमलेबाजियों की सरकार बहुत रह ली, सन 1952 से सरकारें चल रही हैं। आज जो सही समय आया है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के रूप में आया है। दलितों आज तक जो संविधान है वो सही हाथों में नहीं गया और दलित आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना। आज देश का दुर्भाग्य रहा है। आज सही हाथों में संविधान चलने को तैयार है। आज समाज जुड़ गया है। चंद्रशेखर रावण ने एक दाव खेला है हाजी यामीन पर, तो उस दाव को लेकर के ये क्या शकुनी मामला? चंद्रशेखर जी जो है वकील हैं, वकील होता है पब्लिक मिनिस्टर। उनको इससे अच्छा कैंडिडेट शायद कि विधानसभा में दूसरा कोई लड़ रहा हो हाजी यामीन से अच्छा, क्योंकि हाजी यामीन एक शरीफ और सेठ जैसे आदमी है। मतलब सेठ भी हैं, ऐसा नहीं है भूखे नंगा कैंडिडेट है, लेकिन ये शरीफ ज़्यादा हैं। और आज आवाम चाहती है कि शरीफों की राजनीति हो, शरीफ आगे बढ़ें। गरीबों की मदद शरीफ ही तो कर सकता है, गुंडे कहाँ से करेंगे भाई। बुलंदशहर की जो आवाम है वो क्या संदेश दे रही है हाजी यामीन के? बुलंदशहर की आवाम, बुलंदशहर जो 65 विधानसभा है, इसमें 85% हमारे साथ है, 15% कहीं बाहर है। 85-15 का चुनाव जिस टाइम पर वहाँ पे भाषणबाजी चल रही थी, आपके द्वारा कुछ शेर मारे गए थे, क्या जनता के हित में और अपने चंद्रशेखर के हित में कुछ शेर आप कहना चाहेंगे? हाँ, चंद्रशेखर एक शराफत का नाम है। चंद्रशेखर एक भारत की एकता का नाम है। भीम आर्मी भारत की एकता को कहते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी उन मजलूमों के लिए आज़ादी की जंग लड़ रही है जो 1952 से अंग्रेज़ों से बाद में हमारे ही लोग हमें लूट रहे थे। किसान लूट रहा है, किसान मजलूम मजदूर पे पैसा दिखाई नहीं देता, मजदूरी दिखाई नहीं देती। तो ये चंद्रशेखर इन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों की, अक़लियतों की और दलितों की। कुछ एक बात कुछ शेर में बुलंदशहर की आवाम के लिए या उत्तर प्रदेश शेर कह दूँ, बलवान का बाल ना बाका हो, निर्बली सताए जाते हैं। शेरों की ना बलि चढ़े, बकरे बली पे जाते हैं। बकरे बली पे जाते हैं, रोज़ जलेबी खाते हैं, भय भय कर मर जाते हैं और सींग भी वो कटवाते हैं, कुछ भी नहीं कह पाते। ऐसे ही एक मायावती की पार्टी है, उसका विधायक MP MLA कुछ बोल ही नहीं पाता, सबको नीचे बिठालती हैं। ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी है, कुछ बोल ही नहीं पाता। RSS की सब बोली चलती है वहाँ, और उनकी बोली क्या होती है? गोली जैसी बोली होती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके कैंडिडेट जो हैं बुलंदशहर के हाजी यामीन चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर के क्या कहना है? किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? नहीं, हाजी यामीन नेक और बढ़िया शरीफ आदमी है, वही इलेक्शन जीतेंगे यहाँ से। और आवाम का क्या कहना है? तो आवाम तो उनके साथ है, जिधर जाते हैं सब हाजी यामीन को देखना चाहते हैं और हाजी यामीन को सुनना चाहते हैं। बुज़ुर्गों से बात हुई है, बड़ों से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि इस बार बुलंदशहर सदर सीट से जो विजेता बन के आएंगे, विधायक बन के आएंगे हाजी यामीन होगा। कुछ युवा नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनसे भी बात करते हैं उनकी क्या राय है हाजी यामीन को लेकर के और आज़ाद समाज पार्टी के मिशन 2022 को लेकर के। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद शाह फैसल है जी। सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। और चंद्रशेखर वो शख्सियत है, चंद्रशेखर भाई वो आदमी है, जब मुसलमानों के फेवर के लिए कोई नहीं खड़ा था तो सिर्फ चंद्रशेखर भाई की जामा मस्जिद से आवाज़ उठी थी CNRC पर। चंद्रशेखर आज़ाद वो आदमी है, वो शख्स है। जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर गोली चली थी शाहीन बाग के अंदर, तो सिर्फ चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुँचे और चंद्रशेखर भाई ने कहा ये इन बहन बेटियों की गोली लगने से पहले मेरे और मेरे 3 करोड़ भीम आर्मी के सैनिकों की गोली लगेगी, बाद में इनका नंबर आएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक सुलझे हुए बेहतरीन किस्म के आदमी हैं, एक बेहतरीन नेता हैं। कोर्ट ने भी ये माना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बुलंदशहर से इंशाल्लाह हम 100% जीते हुए हैं। किसी की टक्कर 100% जीतेंगे, किसी की टक्कर हमसे नहीं है, सबकी टक्कर हमसे है। हमारी टक्कर किसी से नहीं है, सबकी टक्कर हमसे है।
मेरा नाम मोहम्मद मुबारक मलिक, मैं मेरठ से हूँ। आज़ाद करने के लिए आए, कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? आज ही आए हैं। हमारा कहना है कि हम आज़ाद समाज पार्टी को ऊंचे लेवल पे ले जाएं और आज़ाद समाज पार्टी हमारे लिए। समाज पार्टी ही क्यों? आज़ाद समाज पार्टी में हमें एक ऐसा नेता मिला है पहली बार, ईमानदार नेता और युवा नेता। हम सब युवाओं का साथ दे रहे हैं, जो चंद्रशेखर भाई युवाओं का साथ दे रहे हैं। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी बहुत नीचे गिरती जा रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा युवाओं को। और आज़ाद भाई से हम चाहते हैं कि हमें ज़रूर पूरा भरोसा है कि चंद्रशेखर भाई से युवाओं को ऊंचे लेवल पे ले जाने का काम करेंगे आज़ाद भाई। युवा नेता थे, इनसे भी बात हुई है, इन्होंने भी बोला है आज़ाद समाज पार्टी का जो आने वाला भविष्य है काफ़ी सुनहरा भविष्य है और आगे जा कर के आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बने। कुछ और युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकुर मुनकिया है और मैं बड़ौद से आया हूँ। बड़ौद ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बड़ौद शहर से। और मैं यहाँ पर इन्हें हाजी आमीन जी को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, अपना समर्थन देने के लिए। मेरे साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और हमें इनका कंधा मजबूत करना है। ये पहली सीट है जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई के कंधे को मजबूत करेंगे। भविष्य में उनके हाथ में ऐसी पावर सौंपेंगे कि जो गरीबों की आवाज़ को उठा सके, दबे कुचलों की आवाज़ को उठा सके। तो हम भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, हाजी आमीन जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जो बुलंदशहर ASP पार्टी से उम्मीदवार है 65 बुलंदशहर से। तो जी इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं भाई को समर्थन करने के लिए। राजनीति के अंदर दो लोग आते हैं, एक जो लोग आते हैं वो पैसा कमाने के लिए आते हैं और जो दूसरे लोग आते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी आमीन साहब वो शख्सियत हैं, बुलंदशहर ज़िला जानता है, मदीना मीट फैक्ट्री के मालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। सीधी बात यह है वो जनता की सेवा के लिए राजनीति के अंदर आए हैं। बुलंदशहर सीट से इंशाल्लाह इस बार हाजी आमीन साहब विधायक बनेंगे और हम पूरा सपोर्ट हाजी आमीन साहब के साथ है। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी गांव में हम जाते हैं, हाजी आमीन साहब पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे गांव के अंदर एक ही नाम चल रहा है, सिर्फ हाजी आमीन साहब। युवा नेताओं से भी बात हुई है, बुजुर्गों से भी बात हुई है, सभी का यही कहना है कि इस बार जो विधायक के रूप में उभरेंगे वो हाजी आमीन होंगे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस जनता जनार्दन जो है जिसके हित में ये फैसला होगा वो भी इन्हीं के साथ में है। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से जनता का जो फैसला होता है अपना प्रतिनिधि चुनने का, और बुलंदशहर की आवाम, बुलंदशहर की जनता ये फैसला कर चुकी है कि इस बार उपचुनाव में जो विधायक चुना जाएगा वो हाजी यामीन ही होगा। आज़ाद समाज पार्टी के कुछ और समर्थक हैं जो हाजी यामीन को चुनाव लड़वाने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बुलंदशहर पहुंचे हैं। उनसे भी बात करते हैं कि हाजी यामीन को लेकर और आज़ाद समाज पार्टी के आने वाले भविष्य को लेकर के उनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम हारून अली खान, उत्तर प्रदेश के लौह पुरुष, महान स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू बनारसी दास जी का शिष्य हूँ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य बुलंदशहर और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लखनऊ से हूँ। हमारे आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी और चुनाव प्रभारी भी हूँ मैं। और मैं आज़ाद समाज पार्टी और का मैं जिला प्रभारी हूँ। बोलना क्यों रहे हो? बड़ी मजबूती के साथ हाजी आमीन साहब का चुनाव लड़ा रहा हूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर। और चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम नहीं, इस देश में आंदोलन है जो सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलने के लिए और सांप्रदायिकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक संगठन बनाया है जो हिंदुस्तान में आंदोलन है। चंद्रशेखर नाम नहीं, आंदोलन है और इस हिंदुस्तान की आंधी है। और चंद्रशेखर आज़ाद फ्यूचर ऑफ इंडिया है और फ्यूचर ऑफ उत्तर प्रदेश है। इसी कड़ी में हाजी आमीन साहब भारी बहुमत से आने वाले 3 तारीख को भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और मैं मुस्लिम समाज से हूं जो बुलंदशहर कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ी बेल्ट है। मुस्लिम समाज के लोग 90% और दलित समाज के लोग 90% हाजी आमीन साहब और चंद्रशेखर आज़ाद को वोट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत और विश्व में शांति। सभी को जय भीम। नाम आनंद कुमार, मैं जिलाध्यक्ष गाजियाबाद आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। हम सब यहाँ जी बताएं, आप बताएं। चुनाव लड़ाने
देखिए, बुलंदशहर की ये जो विधानसभा सीट है 65 नंबर, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और अगर माहौल की बात करें तो इस विधानसभा को 15 जोन में हमने अपनी सहूलियत के लिए पब्लिक से मिलनसार व्यवहार बनाने के लिए डिवाइडेशन उसका कर लिया है। और हम सब ना कि ज़िला गाज़ियाबाद बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर से जो भी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से व्यवहार रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं अपना बड़ा भाई, अपना नेता, अपना सहयोगी, तो वो सभी साथी यहाँ इस बुलंदशहर उपचुनाव में अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित हैं और सहयोग दे रहे हैं जनाधार बढ़ाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का। चूँकि आज़ाद समाज पार्टी का इस भारतवर्ष के अंदर पहला उपचुनाव के रूप में चुनाव है, जिसमें प्रत्याशी हाजी आमीन जी हैं, जो कि बेहद जुझारू, कर्मठ, ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी ने, बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने और हम सब ने, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो या आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी का कोई पदाधिकारीगण हो, हम सब ने उन पर ये विश्वास जताया है और उनसे उम्मीद की है कि वो आने वाले कल में इस विधानसभा सीट से जीत करके लखनऊ विधानसभा में जाएं और सभी का सहयोग, सभी का सम्मान, सभी की कार्यशैली को बरकरार रखेंगे भविष्य में भी। हम सब गाज़ियाबाद की संपूर्ण टीम, चाहे हमारे बड़े भाई सुरेंद्र गौतम जी हों, सरदार कोमेश जी हों, हाजी हमारे बड़े भाई जी हों, हमारे प्रधान जी हों, जो भी गाज़ियाबाद से टीम है, वो सभी हाजी आमीन जी के लिए पुरजोर तरीके से सहयोग करने के लिए इस उपचुनाव में अपना पूरा सहयोग, पूरा जी जान लगाए हुए हैं। और इस जनाधार को बढ़ाने के लिए जो आज सपोर्ट में है, कल वोट के रूप में आने वाले समय में इस सत्ताधारी सरकार को यह दिखा देगा कि इस देश में अन्याय कुछ दिन के लिए रह तो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए जी नहीं सकता। हमेशा और हमेशा सत्य की जीत होती है और होती रहेगी। हमेशा जनता ही किसी को सत्ता में बैठाती है। अगर हम उस जनता का अपमान करते हैं तो वही जनता उनको उस कुर्सी से हिला करके पलट करके नीचे गिरा सकती है। अगर हम इस जनता का मान करेंगे, हम इस कुर्सी का सम्मान करेंगे, तो निश्चय ही आने वाले समय में हाजी आमीन जी इस बुलंदशहर उपचुनाव से जीत करके विधानसभा में जाएंगे और भविष्य में 2022 में हम सब ये निश्चय करते हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस सूबे से, इस उत्तर प्रदेश से, इस सबसे बड़े सूबे से उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में वो इस देश के प्रधानमंत्री निश्चय ही बनेंगे, जरूर बनेंगे। सुरेंद्र जी, आपका क्या कहना है, चुनाव लड़ाने के लिए आप गाज़ियाबाद से यहाँ पर आए हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है हाजी आमीन को, और जो जनता का जनाधार अब तक बता रहा है, आपका दौरा भी क्या होगा, क्या संदेशा दे रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम लोग बुलंदशहर में उपचुनाव लड़ाने के लिए आए हैं। आप बुलंदशहर से आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली से हरियाणा चले जाइए, हरियाणा से पंजाब चले जाइए, पंजाब से लखनऊ चले जाइए। देश के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आज़ाद समाज पार्टी के अंदर अगर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति मिलेगा, अगर किसी पार्टी के अंदर जाटव समाज का व्यक्ति मिलेगा, किसी पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज का व्यक्ति मिलेगा, किसी पार्टी के अंदर खटीक समाज का व्यक्ति मिलेगा, तो वो सिर्फ एक ही पार्टी इस समय दिखाई दे रही है। इस पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी। और इतिहास गवाह है कि जब जब समाज ने एकत्र होकर अपने व्यक्तित्व से उभर कर किसी नेता का चुनाव किया है तो उसने दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर अवश्य जीत प्राप्त की है। तो आज लोगों में हम लोग ये देख रहे हैं, जिस हिसाब से बड़े भाई माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जो आज आंधी और तूफान की तरह अपने कार्यों से जो स्थिति बनाई है, तो देश और प्रदेश के लोग उनके ऊपर देख रहे हैं, उन पर भरोसा जता रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बुलंदशहर उपचुनाव के अंदर जिस हिसाब से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोगों को पॉजिटिव आंसर भी मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे ये जीत हमारी तय होगी। धन्यवाद।
आज़ाद समाज पार्टी के चाहे युवा नेता हों, जिलाध्यक्ष हों या कोई वरिष्ठ नेता हों, सभी से हमारी बात हुई है। सभी का यही कहना है कि उपचुनाव बुलंदशहर में जो होने वाले हैं और हाजी यामीन कुरैशी बुलंदशहर से जो प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनकी जीत निश्चित है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद ही बनेंगे। आज़ाद समाज पार्टी इस वक्त युवाओं के दिलों की धड़कन बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर में, जहां पर उपचुनाव के प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी से हाजी यामीन कुरैशी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के चुनाव कार्यालय पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुकी है यह पार्टी, और इस वक्त कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी पार्टी भी ज्वाइन करी है और जिनको पदभार भी यहाँ पर दिया गया है। कुछ वरिष्ठ नेता हैं जिनके द्वारा ये पदभार दिया गया है, उन्हीं से बात करते हैं। जो इस टाइम का माहौल है यहाँ पर, जो युवा आकर के आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, इससे आज़ाद समाज पार्टी को 2022 में क्या फ़ायदा मिलने वाला है? आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज युवाओं के एम्बेसडर हैं। आज युवाओं में जो क्रेज उनका है बाकी किसी का नहीं है। आज पूरे देश का युवा जो है, उनकी नीति, उनके आंदोलन, उनकी कार्यशैली और हर शोषित पीड़ित, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, सबसे पहले उसकी आवाज़ उठाने वाले, इन सब चीज़ों को देख के, इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज भारत का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा जो है लगातार मजबूती के साथ आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। राजस्थान प्रभारी और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य सतपाल चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। युवाओं को लेकर के जो आज़ाद समाज पार्टी की राय है वो किस हद तक जानने को तैयार है और 2022 में उसका क्या सिला मिलेगा? मंत्री जी के ले लो। पूर्व मंत्री हैं विनोद तेजियान जी। चलो मैं देखिए, आज हमने ये भाई हमारे बहुत मजबूत साथी हैं डॉक्टर इमरान मलिक, और बागपत में खासकर युवाओं को जोड़ने का, दलित और पिछड़े और मुस्लिम समाज के, और मूले जाटों में भी इतनी ज़बरदस्त मीटिंग वहाँ पर हुई है बागपत में। तो इन्होंने पूरे बागपत ज़िले में जो जिस तरह से मेहनत की है, उससे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उससे प्रभावित होकर उनके निर्देश पे इनको आज जिला प्रभारी नियुक्त किया गया बागपत का। और अभी फ़िलहाल तो इनकी ड्यूटी यहाँ पे है कुछ दिन के लिए उपचुनाव में बुलंदशहर के, जहाँ हमारे प्रत्याशी हाजी यामीन साहब आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार है उपचुनाव में। लेकिन उसके बाद ये तुरंत वहाँ बागपत में जाकर हमें पूरी उम्मीद है कि तमाम युवाओं को और तमाम जो संघर्ष है भाई चंद्रशेखर आज़ाद के, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का है, हैवानियत का है, और चाहे हमारे जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके साथ जो यहाँ असम्मानजनक तरीका रवैया अपनाया जाता है, किसानों का कृषि अध्यादेश का मामला है, तमाम सवालों पे हम बागपत की धरती से बड़े आंदोलन शुरू करेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में वो आवाज़, वो संदेश पूरे देश में जाएगा। क्या नाम है? विनोद तेजियान एडवोकेट, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, और आज़ाद समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है उसके हम सदस्य हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल, इसमें हम जोन के इंचार्ज हैं। पूछिएगा सवाल आप। यहाँ पर आप आए हैं, हाजी यामीन कुरैशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो माहौल यहाँ का बता रहा है, और जो बाहर की आवाम है, जनता है, वो भी इस बात का जाहिर कर रही है कि हाजी यामीन जीते हुए हैं। लेकिन युवा जो हैं अभी भी चुनावी कार्यालय पर आकर के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, युवाओं के साथ भी, पूरे देश के मतदाताओं के साथ भी, देश की जनता के साथ भी, चाहे वो महिला है, चाहे युवा है, चाहे पुरुष है, सबके साथ देश में लंबे समय से धोखेबाजी हो रही है, लगातार धोखेबाजी हो रही है। इसलिए लोगों को धीरे धीरे इन सब चीज़ों की जानकारी मिल रही है कि इन लोगों को कहा था हम विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे, एक चवन्नी किसी को आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया, झूठ बोल करके लोगों का वोट लिया गया, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके इन लोगों का वोट लिया गया। बात हुई थी पैसे को लाने की और इस देश के हर मतदाता को, हर गरीब आदमी को पैसा देने की, कि हम स्विस बैंकों से पैसा लाएंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद आरएसएस जिसके ऊपर कमांड करता है, उसकी सरकार भारत में होने के बावजूद इस देश से विजय माल्या नाम का ब्राह्मण यूनियन बैंक का 14,000 करोड़ रुपया लेकर के चला गया। मेहुल चौकसी, भटनागर, कपूर राणा, ये इतना 1000 करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया इस देश का लूट करके भाग रहे हैं। MBA करने वाला छात्र भी जीरो नहीं लगा सकता कितना हमारा देश इन 6 सालों में लूट लिया है इन लोगों ने, जो कह रहे थे पैसा वापस आएगा। इस पैसे की लूट में हमें सबसे बड़ी ये है कि जो हम बहुजन समाज के लोग हैं
उसमें जो हमारे अक़लियत के भाई हैं, हमारे मुसलमान हैं, किसी मुसलमान का नाम इसमें नहीं है इस देश को लूटने में। किसी ओबीसी के, हमारे जाट से लेकर यादव का किसी का नाम नहीं है कि वो पैसा लूट करके भारत से बाहर ले जा रहा है। और 1550 जाति एससी की है, कोई इस देश का पैसा लूट करके वापस यहाँ से नहीं जा रहा है। ये सारा जो खेल हो रहा है, ये वही लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, वही इस देश को कंगाल करने का काम कर रहे हैं, वही इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए युवाओं को और इस देश के लोगों को धीरे धीरे इस धोखेबाजी का पता चल रहा है और लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में लामबंद हो रहे हैं। और निश्चित रूप से बुलंदशहर का चुनाव एक इतिहास लिखने का काम करेगा। और हम लोग बिना विधायक के, हमारे पास कोई विधायक नहीं है, हमारे पास कोई सांसद नहीं है, उसके बावजूद भी 17 विधायक बसपा के पास है और उसकी नेता चुप बैठी हुई है। 17 विधायक और 10 MP लेकर के इस देश में संविधान के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। आरक्षण हमारे देश के संविधान में नहीं, दुनिया में सारी जगह सामाजिक पिछड़ेपन के नाम पर होता है। भारत में भी सामाजिक पिछड़ेपन के नाम पर आरक्षण है, लेकिन बहन जी के 10 MP होने के बावजूद भी इस देश के अंदर 10% उन सवर्णों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हो गया और बहन जी उसकी प्रस्तावक है। बहन जी उसका स्वागत करती हैं कि जो संविधान के अंदर ही नहीं है। जो लोग पहले से ही 3% के ब्राह्मण सरकारी नौकरियों में DM और SSP 81% पदों पर काबिज हुए बैठे हैं भारत के अंदर, बिना आरक्षण के वो 81% ले रहे हैं, 10% उन्होंने और व्यवस्था कर दी है। तो भाइयों, ये तो देश की आम जनता है, उसके खिलाफ हो रहा है सारा काम। हमारे बच्चे नौकरियों में कैसे आएंगे? 81% वो पहले से, 10% सामान्य के नाम पर वो ले लेंगे, तो 91% तो उनके हाथ में चला जाएगा। तो ये जो 52% OBC के लोग हैं, इनका क्या होगा? ये जो 20% इस देश में अक़लियत के हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका क्या होगा? ये जो 30% इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी के लोग हैं, इनका क्या होगा? इस मकसद के साथ हम लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनसे इन्होंने बयान दिया है कि जो मायावती सरकार है वो किसी भी हित में कार्य नहीं कर रही है, बल्कि मायावती सरकार ही नहीं, जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, वो भी जनता के हितों में काम नहीं कर रही है। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको बागपत का ज़िला प्रभारी बनाया गया है। उनसे ये बात करते हैं। युवा नेता हैं कि अब उनकी रणनीति के हिसाब से और उनके दिमाग के हिसाब से आज़ाद समाज पार्टी बागपत में क्या ताल ठोकेगी? भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी ने और माननीय सतपाल चौधरी जी जो हम पे विश्वास देते हुए ये जिला प्रभारी का पद दिया है, हम इनको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम दिन रात समाज के, बहुजन समाज के लिए दिन रात काम करेंगे और जो दबा कुचला लोग हैं उनके लिए दिन रात सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। अब लड़ाई AC में बैठकर नहीं लड़ी जाएगी, अब लड़ाई जो है वो सड़कों पर लड़ी जाएगी। हम दिन रात इसको बागपत में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और बहुत जल्द किसानों का जो अध्यादेश है उस पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आगे लेकर के अभी आपकी पहला कदम है जो आपके दाव खेला गया है हाजी यामीन पर, इनको लेकर क्या? हाजी यामीन बहुत मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम अभी 8-10 दिन यहाँ पर रहेंगे और पूरी तरीके से हम पूरी टीम के साथ में गांव-गांव जाकर मेहनत करेंगे और हाजी यामीन के पक्ष में वोट का अपील करेंगे। युवा हो चाहे बुज़ुर्ग हो या कोई टीनेज हो, सभी का यही कहना है आज़ाद समाज पार्टी जो कार्य कर रही है वो जनता के हित में कार्य है और जो जनता के हित में कार्य करता है वही अपना राजा कहलाता है अपने आप में ही और वही जनता के दिलों पर राज करता है। इसी कड़ी में सभी का यही कहना है कि इसका जो खामियाजा भुगतेगी आने वाले 2022 के चुनावों में बाकी सरकारों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब इस वक्त 2022 में मुख्यमंत्री पद की जो उम्मीदवारी ठोकेंगे वो चंद्रशेखर रावण होंगे और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर काबिज होने वाले भी चंद्रशेखर रावण ही होंगे। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन राजीव के साथ नौमान खान, आप अभी तक। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। लॉकडाउन के बाद बाज़ारों की रौनक चली गई थी, क्योंकि तमाम जो दुकानदार थे, व्यापारी थे, उनको लॉकडाउन के चलते काफ़ी लॉस हुआ है। फिर त्योहारों को देखते हुए अब बाज़ारों में दोबारा रौनक आई है। आइए तमाम लोगों से, तमाम व्यापारियों से, दुकानदारों से जानेंगे कि उनको कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद उन्होंने अपनी दुकानें, अपनी शॉपिंग्स खोली है। शॉपिंग्स मॉल, दुकानें बंद हो गई थी। अभी त्योहारों को देखते हुए आपने भी अपनी दुकान जो है, जो शॉप है वो खोली है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं? आगे के लिए मैडम थोड़ी उम्मीद है, अभी तो कोई खास रिस्पांस है नहीं। लेकिन अभी तो दिवाली भी आने वाली है, आगे बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। कस्टमर अभी इतना खुलकर आ नहीं रहा, परचेजिंग पावर कम हो गई है लोगों की काफ़ी।
जिसे 100 रुपए की खरीदारी करनी हो 50 की कर रहा हो सब। लेकिन अभी जो है बहुत सारी भीड़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि फिर से रौनक फिर से आ गई है। अभी नहीं आई है मैडम पूरी तरह से। अच्छा, अभी जरूर है, हाँ। परचेजिंग नहीं है। अभी यानी कि आपके अनुसार अभी वो रौनक नहीं आई है जो कि कोरोना से पहले रौनक। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 60% काम है। अभी 60% काम है, 40% बाकी है। तो अभी जो है दीपावली पर उम्मीद है कि कुछ शायद हो जाए काम। अच्छा, दीपावली से आपको बहुत उम्मीद है? हाँ, दीपावली से उम्मीद है थोड़ी सी। अभी जो अनिल कुमार सिंघल से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो रौनक लॉकडाउन के पहले थी वो रौनक अभी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 60% बाज़ारों में रौनक है, 40% अभी बाकी है। हालांकि तमाम त्यौहार आने वाले हैं, जैसे कि दिवाली है, तो अभी भी इनकी बहुत सारी जो लॉस है वो अभी भरपाई नहीं हो पाई है। तमाम लोगों से हम जानने वाले हैं अभी जो लॉकडाउन के समय जो मतलब आपके बहुत सारे लॉस हुए, क्योंकि सारी भीड़ भाड़ वाली जो जगह थी उनको शॉपिंग मॉल तमाम बंद कर दिए गए थे, क्योंकि इसलिए बंद कर दिए गए थे कि ताकि कोरोना से लोग बच सके, अपनी घरों में रह सके। तो अभी त्योहारें बहुत सारे आने वाले हैं। कल से भी शुरू होने वाली है पूजा, नवरात्र पूजा है कल से भी। तो इसको लेके आपकी उम्मीदें जो है वो क्या है? मैडम, काम बिल्कुल नहीं है मार्केट के अंदर। अब ये मार्केट ऐसी थी कि यहाँ हाथ मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर व्यापार बिल्कुल ठंडा पड़ा है। ये देखो, हम एक कस्टमर बैठा है, माल कितना हमने भर रखा है, लेकिन हमारी कोई सेल नहीं हो पा रही है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हालत बहुत ख़राब है, हमें तो बहुत स्थिति ख़राब है मार्केट। लॉकडाउन के बाद पहली बार बाज़ारों में रौनक आई है, तमाम भीड़ तो दिख रही है बाज़ारों में। ये भी आपके कस्टमर ही हैं? देखो, थोड़ा तो कस्टमर निकला ही है, अभी थोड़ा कस्टमर निकला है, लेकिन वो वाली बात अभी नहीं आई है जो होनी चाहिए थी बाज़ारों में, वो वाली बात नहीं। फिर भी थोड़ी राहत है कि चलो कस्टमर निकला है। उसी के ऊपर प्रशासन ने बहुत सख्त कर रखा है, ये कर दें वो कर दो, मार्केट में किसी को रुकने नहीं दें। तमाम रूल्स, तमाम नियम जो प्रशासन की तरफ से निकाले गए हैं, जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उसको भी फॉलो करना है। हाँ, फॉलो तो करना ही है उसको भी, चूँकि देखो प्रशासन का मामला है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। बट आप ये समझो, प्रशासन ने जितने भी जो पार्किंग वगैरह हैं सब ये बंद करा के रखी है ना, इससे कस्टमर को इतनी दिक्कत हो रही है कि अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो पार्किंग है वो बंद करवा दिए गए हैं, इसलिए जिनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो नहीं आ पा रहे हैं। वो नहीं आ पा रहे हैं, जो दूर का कस्टमर है, बाहर का कस्टमर है, वो नहीं आ पा रहा है। और ये सारी दिक्कत व्यापारी को झेलनी पड़ रही है, दुकानदार को झेलनी पड़ रही है। तो इसको लेके आप कुछ ज्ञापन दे सकते हैं या अपनी मांगों को उठा सकते हैं प्रशासन से? देखो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम तो। सीधे सीधे जो गाज गिर रही है वो आप लोगों पर गिर रही है कि लॉस है, जो व्यापारी हैं उनको सीधे सीधे लॉस उन्हीं के खाते में जा रही है, उन्हीं को लॉस हो रहा है। बिल्कुल मैडम, जो भी लॉस है सब व्यापारी को ही है, उसमें हम सभी का लोगों को हम टैक्स देते हैं, हम तो गवर्नमेंट को यहाँ की GST भरते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को समझना चाहिए मार्केट में थोड़ी सुविधा दे, पार्किंग की सुविधा देवे, कस्टमर को सुविधा देवे, और भी बहुत फैसिलिटी, सब चीज़ें देनी चाहिए गवर्नमेंट। काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट निकले हुए। अभी क्या है कि अभी शादियों का सीज़न भी आ रहा है और त्योहारों का सीज़न भी आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी शॉपिंग तो बनती है। यानी कि आप कोरोना के बाद या कोरोना के टाइम में पहली बार आप बाज़ार में आई हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। आप मैम, आप पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली बार आए हैं। आप भी पहली बार ही आई हैं? यानी कि सब लोग पहली बार ही आए हैं। यानी आप लोग काफ़ी टाइम से दुकान जो है वो खोल रहे हैं? 3 महीने हो गए। पहले 3 महीने से आप जो है ये अपना जो शॉप है उसको खोल रहे हैं? जी, 3 महीने शॉप खोल रहे हैं। पहले तो 2 दिन खुल रही थी, फिर 3 दिन खुली, 1 दिन इधर 1 दिन उधर, फिर 4 दिन खुली, संडे और मतलब थर्सडे उसका बंद था। अब ट्यूसडे क्लोज कर दिया। ये भी खोल देना चाहिए व्यापारियों के लिए, क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान है लोगों को। किराए की लोगों की शॉप है, कुछ लोग बाहर के बिजनेस करना आते हैं, उनको बहुत नुकसान है। जो 1 दिन का भी लॉकडाउन, वो भी बहुत दिक्कत में आता है। यानी जो मंगलवार को बाज़ार बंद करने का जो ऐलान किया गया था, उससे आप लोगों को बहुत लॉस है? बहुत लॉस है उससे बहुत लॉस है। जो किराएदार है ना, अब वो अगर महीने में देखो, एक मंगल हुआ, महीने के 4 दिन हो गए, दुकान मालिक तो किराया लेस नहीं करता। वैसे भी आप लोग पहले से ही लॉकडाउन के मार झेल रहे हैं, उसके बाद मंगलवार को साप्ताहिक बंदी से और परेशानी बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, बिल्कुल बहुत परेशानी है। व्यापार आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, कुछ नहीं है व्यापार।
आपका शुभ नाम? मोहम्मद शाहनवाज। मोहम्मद शाहनवाज का कहना है कि अभी जो मंगलवार को साप्ताहिक बंदी है उससे तमाम परेशानियां हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन का जो मार है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इन लोगों के ऊपर गाज गिरी हुई है, तमाम लॉसें हो रही हैं, उसका जो असर है इन लोगों पर पड़ रहा है। जो मंगलवार की साप्ताहिक बंदी है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप अपना शॉप खोल रहे हैं लॉकडाउन के बाद, आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि तमाम जो है फेस्टिवल आने वाले हैं, क्योंकि अभी कल से नवरात्र पूजा जो है वो शुरू होने वाली है और फिर दिवाली आने वाले हैं। वैसे अभी काफ़ी उम्मीद है कि काम थोड़ा सा ग्रोथ करेगा। दिवाली आने वाली है, उससे आपको बहुत उम्मीदें हैं? बहुत ज़्यादा। इस साल की सबसे ज़्यादा उम्मीद तो सिर्फ दिवाली पर ही टिकी हुई है, क्योंकि सारा बिजनेस लॉकडाउन में ठप हो चुका है। सारा जो आपका बिजनेस था वो लॉकडाउन के समय ठप पड़ा था और जो भी आपकी उम्मीदें हैं सिर्फ त्योहारों से ही हैं। पहली बार आप अपना दुकान खोल रहे हैं, तो दिलशाद जी का कहना है कि जो लॉकडाउन के समय इनकी जो है शॉप जो है वो ये नहीं खोल पाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग ना आए और कोरोना से बचा जा सके। लॉकडाउन के बाद आप ये पहली बार शॉप खोल रहे हैं? नहीं, 1 महीना हो गया कम से कम। अच्छा, 1 महीने से आप शॉप खोल रहे हैं, तो कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, ऐसे ही हैं, कम है पहले से। अभी तो त्यौहार आने वाले हैं, जैसे कि अभी तो कल से भी त्यौहार शुरू होने वाला है, फिर दिवाली आने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं आप? उम्मीदें तो होती हैं जी, उम्मीद पे ही चल रहा है, कायम है। कल जैसे कि नवरात्रि पूजा है, उसके बाद दिवाली भी आने वाली है, तो फिर आपकी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। उम्मीद तो है, पर मैडम बाजार तो ढीले हैं ही। लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, भीड़ भी है। मैडम घूमने वालों की ज़्यादा, आदमी की जेब में जब पैसे नहीं है तो कहाँ से खर्च करेगा। ज़्यादा लोग घूमने वाले हैं, खरीदने वाले बहुत कम है, यानी आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं। सिल्वर तो आदमी की, गोल्ड एंड सिल्वर तो आदमी की रेंज से थोड़ा बाहर हो गया ना, रेट अपन। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा हैवी है। आपका कहना है गोल्ड और सिल्वर जो है वो थोड़ा रेंज से बाहर है। अच्छा, जो मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होती है उसको लेके आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमेशा बंदी करते हैं, पहले ही बंद करते थे, अब भी बंद करते हैं। अच्छा, पहले भी आप बंद करते थे। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र गर्ग जी का कहना है कि उनको साप्ताहिक बंदी से भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद जो उनकी ज्वेलरी की जो दुकान है उसमें वो शुरू से खोलते आ रहे हैं और जो कस्टमर है वो कम आ रहे हैं और त्योहारों से उनकी भी तमाम उम्मीदें हैं। अभी जो कल से भी त्यौहार है, कल भी त्यौहार है और फिर दिवाली भी आने वाली है, तो आपको त्योहारों को लेकर तमाम उम्मीदें होंगे। भीड़ भाड़ भी दिखाई दे रही है, बाज़ारों में रौनक है, लॉकडाउन के बाद पहली बार बाज़ारों में रौनक है, तो इसको लेकर क्या कुछ खास उम्मीदें हैं? देखो, उम्मीद तो यही है कि मैडम काम पहले से बेहतर होगा अब, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग रुके हुए हैं, तो अब तो काम अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपको मतलब काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो अब काम होगा अच्छा होगा, जो तमाम आपको लॉस हुए हैं, जो लॉकडाउन के टाइम में आपको नुकसान हुए, उसका भरपाई होने वाला है? जी हाँ, उसकी भरपाई होने वाली है, हमारा बहुत लॉस हो चुका है। आपकी जो भरपाई है वो होने वाली है और तमाम फेस्टिवल भी आ चुके हैं, क्योंकि कल भी नवरात्रि पूजा है, फिर दिवाली भी आने वाली है और बाज़ारों में लॉकडाउन के बाद पहली बार रौनक आई है, भीड़ भाड़ भी देखने को मिल रही है। मतलब आप अभी जो बाज़ार में निकली हो पहली बार? नहीं, यहाँ तो मैं आ जाती हूँ, मतलब मार्केट तो अभी आप शॉपिंग करने मतलब पहली बार निकली? हाँ, पहली बार शॉपिंग के लिए निकली, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। लॉकडाउन के बाद तो मैं फर्स्ट टाइम ही निकली हूँ। अभी हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम व्यापारियों से बातचीत की, उन्होंने बाज़ार में जो है वो आज पहली बार, बहुत लोगों ने आज पहली बार अपने शॉप को खोला है, और क्योंकि लॉकडाउन में तमाम जो शॉप थे, दुकानें थे, वो बंद थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। इसमें भीड़ भाड़ से प्रशासन के निर्देश पर बंद की गई थी, भीड़ भाड़ जहाँ पर लोग इकट्ठा ना हो सके। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम व्यापारियों से, दुकानदारों से और शॉप वालों से बातचीत की। उनका यही कहना है कि जो उनको लॉकडाउन के समय नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। उनको त्योहारों से तमाम उम्मीदें हैं, अब जो है एक का दो का या कुछ कस्टमर आ रहे हैं जिससे उनकी भरपाई हो पाएगी। मैं दिव्या तिवारी, आप अभी तक गाजियाबाद। लॉकडाउन के बाद बाज़ारों में पहली बार रौनक आई है, क्योंकि काफ़ी समय से बाज़ार बंद थे ताकि कोरोना से लोग
बच सके। इस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं जो व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष है सुभाष छाबड़ा जी। तमाम जो और भी जो शॉप वाले हैं उनसे हम बात करके आए। उनका कहना है कि जो साप्ताहिक बंदी है मंगलवार को, उससे उनको तमाम दिक्कतें हैं। आपको भी परेशानियां हैं? ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत को कुछ भी नहीं है। कोई त्यौहार का टाइम है, इस समय साप्ताहिक बंदी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चाहे साप्ताहिक बंदी व्यापारी करना चाहें तो उनको परमिशन कर सकते हैं। तो अब तो व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं आप, तो आप इसको लेकर ज्ञापन सौंप सकते हैं या प्रशासन से अपनी मांगों को उठा सकते हैं? हमने डीएम साहब से भी अपने अनुरोध करा है और डीएम साहब को एप्लीकेशन भी दी हमने और अपनी मांग रखी है कि साप्ताहिक बाजार है जो मतलब जो साप्ताहिक ये बंदी जो ख़त्म होनी चाहिए और मार्केट हमेशा पहले की तरह खुलनी चाहिए। डीएम साहब से क्या फीडबैक मिला आपको? हमें आश्वासन मिला है कि पहले की तरह ही आपका व्यापार चलेगा और पहले की तरह आपको छूट है। आपको सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक आपका कुछ काम नहीं हुआ? आज हमारी प्रशासन अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि शाम तक जो है हम ऑर्डर जो है आपका रिलीज कर देंगे यहाँ से। उन्होंने आपसे कहा है कि शाम तक वो जो साप्ताहिक बंदी है उसको लेकर कुछ समाधान निकालेंगे। हाँ जी, समाधान निकालेंगे और शाम को हम जो अपना मतलब गाइडलाइन है वो घोषणा कर देंगे। शाम को गाइडलाइन जारी करने वाले हैं। उसके बाद जो अभी कल से भी त्यौहार शुरू हो चुके हैं, कल से हो जाएंगे त्यौहार शुरू, दिवाली भी आने वाली है, तो इसको लेकर आपकी तमाम उम्मीदें होंगी, इस पर क्या कहना है? हम कह रहे हैं कि व्यापारी जो बहुत से कमज़ोर व्यापारी हैं जिनका मतलब लॉकडाउन के कारण बहुत नुकसान हुआ है, अगर उन्हें इस समय छूट दी जाएगी तो कुछ उनका मतलब जो पहले लॉस हुआ है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी और उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिससे उनकी समस्याएं सारी पारिवारिक समस्याएं वगैरह भी हल होंगी। कोरोना के मार झेल रहे थे, अभी जो तमाम जो त्यौहार आ रहे हैं उससे जो है व्यापारियों की भरपाई हो जाएगी, तो इसलिए जो मतलब साप्ताहिक बंदी है वो ना ही रहे। भरपाई तो अभी कम से कम 1 साल तक भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हमें कुछ उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें 20-25% कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी मिलेगी। त्योहारों से आपको काफ़ी उम्मीद है? उम्मीद बहुत है, लेकिन अगर शासन ने साथ दिया तो इसमें हमें बहुत सफलता मिलेगी। प्रशासन की तरफ से एक और मतलब प्रशासन की भी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि पार्किंग की जो व्यवस्था है वो नहीं है। तमाम जो पार्किंग है उनको अभी नहीं खोला गया है प्रशासन की तरफ से। जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया है तो जिनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो नहीं आ पा रहे हैं। पार्किंग की समस्या के लिए हम नगर निगम आयुक्त से मिलेंगे और उनको अपना समस्या पर अवगत कराएंगे, क्योंकि पार्किंग की जो समस्या है उसके चलते सीधे आप लोगों पर गाज गिर रही है। हाँ जी, बिल्कुल, उससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है कि 4 व्हीलर वाला कस्टमर जो शहर में बहुत कम पहुंचता है कि उनको रोकने का कहीं भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, इसलिए पार्किंग की ज़्यादा आवश्यकता है। इसको लेके अभी तक आपने प्रशासन को अवगत नहीं कराया है? कुछ कोरोना काल से पहले तो अवगत कराया था, तब तो सब खुले हुए थे। अब हमें जो कुछ ज़्यादा मतलब यानी जो ये पार्किंग की समस्या थी वो कोरोना काल से पहले से चल रही है? पहले से चल रही है काफ़ी जी। कुछ पार्किंग है, कुछ पार्किंग की व्यवस्था भी और होनी है, उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन आसपास कितने पार्किंग की व्यवस्था है? जैसे हमारे रमतेराम रोड पे नगर निगम ने पार्किंग बनाया हुआ है, नगर निगम पार्किंग बनाया हुआ है जी, वो भी हमें समस्या चाहते हैं कि पूरे टाइम पे खोले और टाइम पे बंद हो। तो उसका जो खोलने का टाइम है वो क्या है? वो सुबह का टाइम होना चाहिए, कम से कम 6 बजे से रह के रात के 10 बजे तक। अभी उसका करंट टाइम क्या है? अभी तो कभी खुलता कभी नहीं खुलता लॉकडाउन में। यानी जो वहाँ पर पार्किंग है वो कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, जिससे जो तमाम लोग शॉपिंग करने आना चाहते हैं, बाजार में आना चाहते हैं, उनके पास 4 व्हीलर है तो वो नहीं आ पाते हैं। 4 व्हीलर की वजह से नहीं आ पाते, जिससे व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान हो रहा है। तमाम जो यहाँ पे जिनके शॉप है उनको तमाम नुकसान हो रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है व्यापारियों को। अगर 4 व्हीलर नहीं आएगा तो आदमी कस्टमर कहाँ से आएगा? अच्छे कस्टमर जो है हमेशा 4 व्हीलर पे आते हैं और उनका हमें जो उनसे बेनिफिट मिलता है वो हमें अभी तक बेनिफिट नहीं। तो आसपास सिर्फ एक ही पार्क है, वो भी टाइम से नहीं खुलता है? नहीं खुलता, बिल्कुल नहीं खुलता टाइम पे ये भी। तो इस बाजार में जो तुराब नगर का बाजार, इसके आसपास सिर्फ एक ही पार्क है? एक ही पार्किंग है रमतेराम रोड पे, और त्योहारों को टाइम पे एक अस्थायी बनाए जाते हैं, पार्किंग अस्थायी पार्किंग बनाए जाते हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था कोई भी अस्थायी जो होती थी वो नहीं है इस समय। आप लोगों ने कब कितने महीने पहले प्रशासन को अवगत कराया था? पहले तो हमें कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि
लॉकडाउन के बाद क्या हाल होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा। अच्छा, लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले आपने प्रशासन को कब अवगत कराया था कि यहाँ पर जो पार्किंग की समस्या है उसका समाधान जल्द किया जाए? हम हर साल उनका अवगत कराते हैं पार्किंग की व्यवस्था के लिए, और प्रशासन जो है अपने रामलीला ग्राउंड और हमारे इधर रमते राम रोड पे नेहरू क्लब है, इनमें व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था की जाती है। अच्छा, सिर्फ अस्थायी व्यवस्था की जाती है, बाकी तमाम दिक्कतें रहती है? दिक्कतें हमें शुरू से बनी हुई, आज तक भी दिक्कतें ही दिखते। आज तक सिर्फ प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है और कभी कभार अस्थायी व्यवस्थाएं की जाती है वहाँ पे? आश्वासन मिला है, लेकिन पूरा आश्वासन उन्होंने अपना पूरा कभी नहीं करा। अच्छा, क्या आपको लगता है जो त्योहारों के लॉकडाउन के बाद पहली बार बाज़ारों में रौनक आई है, तो तमाम भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, जो कस्टमर हैं ये भी तमाम कस्टमर हैं आपके दुकान पर, तो अब आपको लग रहा है कि तमाम जो है जैसे कि आपके तमाम बैग्स हैं और भी ये कॉस्मेटिक के भी सामान हैं, तो आपको तमाम उम्मीदें होंगी कि अब जो है सामान जो है वो नुकसान की मतलब भरपाई हो जाएगी? भरपाई तो नहीं हो पाएगी जी, लेकिन कुछ भी समस्या कुछ हल हो जाएगी, कुछ % जो है भरपाई हो पाएगी। पूरी भरपाई अभी तक कम से कम 1 साल लग जाएगा जी। तो इसको लेकर जैसे कि आपको मतलब लॉकडाउन के टाइम बहुत नुकसान हुआ है, तो उसकी मतलब भरपाई के लिए आपने एक मतलब प्रशासन का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? लॉकडाउन के बाद जो हमारी भरपाई के लिए हमें आश्वासन मिला था, कोई भी आश्वासन गवर्नमेंट ने पूरा नहीं करा था। किसने आश्वासन दिया था? सरकार का आश्वासन था। अच्छा, योगी सरकार का आश्वासन? योगी सरकार का आश्वासन था कि मतलब लॉकडाउन के दौरान बिजली का बिल जो कम कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक बिजली का बिल कम नहीं हुआ। ये सिर्फ आश्वासन पन्नों में तब्दील हो गए? हाँ, पन्नों में था वो सिर्फ आश्वासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से सिर्फ पन्नों में ही तब्दील हो गए, हकीकत अभी हो नहीं पाएंगे। हकीकत ये है कि योगी सरकार जो काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन व्यापारियों के हित के बारे में कभी उन्होंने कम सोचा अभी तक। व्यापारियों के हित के बारे में जो योगी सरकार है वो कम सोच रही है। तो अभी जो है आपको पार्किंग को लेकर जो भी है आपने तमाम कई बार अवगत कराया है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक जो समाधान है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया है, वो नहीं मिला है। होता है एक प्रॉपर सॉल्यूशन, वो नहीं मिला है। तो इसको किसकी तरफ से आपको समाधान मिला था? डीएम, एसपी या नगर निगम की तरफ से आश्वासन? नगर निगम ने आपको आश्वासन दिया था। त्योहार है, कल से शुरू होने वाला है और आगे भी आने वाले हैं, और लॉकडाउन में काफ़ी समय तक जो है शॉप बंद रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम जो भीड़ भाड़ था उससे लोग बच रहे थे, क्योंकि कोरोना चल रहा था। हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी लोग उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो हाँ, तो इस पर क्या कहना है आपका? मैम, अब ऐसा है, इस टाइम तो मजदूरों को भी फ़ायदा है, जो दुकान पर काम भी कर रहे हैं, उनको पूरी पे मिल रही है। पहले पे भी कट के मिल रही थी। पहले पेमेंट कट के मिली थी आपको, यानी रोज़गार भी चले गए थे, जो सैलरी मिलने वाली थी वो कट के मिली थी। और अब ये है सैलरी पूरी मिलने लगी है। सैलरी भी पूरी मिलने लगी है, तो एक उम्मीद जो है, एक आस है वो। हाँ जी, अच्छा, काम चालू हो गया हमारा। अब सुबह से लेकर शाम तक काम सही निकल रहा है। सुबह से शाम तक मतलब जो शॉप है वो चल रहे हैं, काम निकल रहे हैं, रोजगार है। हाँ जी मैम, एक खुशी की लहर है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तमाम जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि बाज़ारों में दोबारा से रौनक आ गई है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लॉकडाउन के समय तमाम लोगों के रोज़गार चले गए थे। आप भी यहाँ पर काम करती हैं, तो आपकी भी जॉब जो है वो चली गई होगी। अभी आपको क्या उम्मीद जगी? मैम, उम्मीद तो देखो अभी ये है कि अभी हम जैसे जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी ना 50% काट के हमें हमारी कंपनी देगी। अभी आपको 50% कम सैलरी मिली है। लॉकडाउन खुले हुए भी 2-3 महीने हो गए हैं समथिंग, पर सैलरी हमारी अभी भी 50% कट के आ रही है। यहाँ पर आपको कट के सैलरी मिल रही है, यानी काम उतना ही हो रहा है, सैलरी कट के मिल रही है? मैम, काम उससे डबल है। काम उससे डबल हो रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा सा मतलब काम पे असर हुआ है, काम उससे डबल है, सैलरी आधी हो गई है हमारी। सैलरी आधी हो गई है, यानी कि जो तमाम लोग हैं, हमने उनसे भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जो नुकसान हो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन एक उम्मीद जगी है। यानी कि अभी जो शॉप खुले हैं उस पर आपको काम डबल है, लेकिन सैलरी आधी मिल रही है। तो इसको जो है, आप यहाँ पर क्या शिफ्ट होती है? मैम, शिफ्ट है, मैं 10:30 बजे इन करती हूँ और 8 बजे आउट होती हूँ। यानी 11 घंटे की शिफ्ट है आपकी?
तो काम डबल है, सैलरी आधी मिल रही है। तो इसको लेकर आपने जो इसके मालिक हैं उनसे बातचीत की? मैम हमने बात की है, कंपनी वाले डायरेक्ट बोल रहे हैं आपको करना है कर सकते हो, जाना है जा सकते हो। हम आप लॉकडाउन के टाइम में तमाम जो रोजगार चले गए सारी गाज यानी कर्मचारियों पर गिर रही है। मैम बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हमारी फैमिली पर भी असर पड़ रहा है। फैमिली पर भी असर पड़ रहा है, सारी जो गाज है वो सिर्फ वर्कर्स पे गिर रहे हैं। हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा। आपका शुभ नाम? रश्मि चौहान। रश्मि का कहना है वो यहाँ पर काम करती हैं कि काम तो डबल हो गया है लेकिन उनकी जो सैलरी है वो आधी मिल रही है। उन्होंने शॉप के मालिक से भी बातचीत की लेकिन उन लोगों का कहना है कि आपको काम आप कर सकती हैं अगर आपको करना है तो, वरना आप यहाँ पर से जा भी सकती हैं क्योंकि रोज़गार तमाम लोगों के चले गए हैं, रोज़गार आधे हो गए हैं, इसलिए उनको आधी सैलरी मिल रही है। लॉकडाउन के बाद बाज़ारों में फिर से रौनक आ गई है। इसी को लेकर हमने तमाम मॉल के, शॉप के और दुकान के मालिकों से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि जो लॉकडाउन के समय उनको नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है लेकिन एक नई उम्मीद है वो ज़रूर जगी है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ मैं दिव्या तिवारी, आप अभी तक गाजियाबाद। देखिए हमारे फेवर में माशाल्लाह पूरी जनता है और पूरी विधानसभा के लोग हमारे समर्थन में हैं, हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हमें हर कास्ट का, हर बिरादरी का वोट मिल रहा है और सबका प्यार मिल रहा है। इंशाल्लाह ये सीट जीतेगी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत होंगे। हमारे फेवर में माशाल्लाह पूरी जनता है। इस चुनाव में कोई हमारी टक्कर पे नहीं है। हमें जब तक नहीं बैठना है, जब तक हम इस संसद पे कब्जा ना कर लें। उपचुनावों को लेकर के पूरे देश में क्या प्रदेश में भी अब जद्दोजहद काफ़ी तेज़ हो गई है। इसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी से बुलंदशहर के प्रत्याशी हाजी यामीन के हम चुनावी कार्यालय पे इस वक्त खड़े हैं। कुछ दिग्गज नेता आज़ाद समाज पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं जो सुबह से लेकर रात तक हाजी यामीन के चुनावी रैलियों की नीतियाँ तैयार कर रहे हैं, जिसमें हाजी छबील भी है, रविंद्र भाटी है, निज़ाम चौधरी भी है। एक एक करके सभी से बात करते हैं जो माहौल बुलंदशहर का इस वक्त बना हुआ है, किस तरह का माहौल है और हाजी यामीन कितनी वोटों से इस बार जीत रहे हैं। जी, आज बुलंदशहर का जो उपचुनाव है, यदि और पार्टियों की बात की जाए तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष और उनके जो देश में पिछले 5 साल उन्होंने जो कार्य किए हैं, दबे कुचले शोषित गरीब और कमज़ोरों की जो लड़ाई लड़ी है, जो बहनों को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों बार जेल गए हैं। और इस चुनाव में कोई हमारी टक्कर पे नहीं है। जो भी पार्टियां हैं, किसी के पास ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई किसी का प्लान है। हाजी यामीन जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों से लोग प्रभावित हो गए। दिन प्रतिदिन बुलंदशहर में आप किसी भी गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि हम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रभावित है और इस सीट पर आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है और हमारा पहला जो विधायक होगा वो हाजी यामीन होगा। जी निज़ाम भाई, आप रणनीतिकार कहे जाते थे, चाहे कोई सी भी सरकार हो, आपने गेम चेंजर के रूप में आपने काफ़ी भूमिकाएं निभाई हैं, तो इस बार आप किस रुख में अपना गेम चेंज करेंगे? देखिए, आज चंद्रशेखर आज़ाद जो है भारत की राजनीति में एक अपवाद हैं और वो अपवाद ऐसा है कि उन्होंने दिखा दिया है कि अब राजनीति एसी के कमरों में बैठकर ट्वीट करके नहीं होगी। आपको आम जनमानस की लड़ाई सड़क पे उतर के लड़नी पड़ेगी। धनबल, बाहुबल और भ्रष्टाचार की जो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चल रही है, हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसको ख़त्म करना है। ये संदेश चंद्रशेखर आज़ाद का है। बहुजनों की राजनीति हम लोग करते हैं, दलितों की, कमज़ोरों की, पिछड़ों की हम पॉलिटिक्स करते हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पार्टी का गठन किया है। और जो साहब कांसीराम का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को हमें चरितार्थ करना है। और हमें जब तक नहीं बैठना है, जब तक हम इस संसद पे कब्जा ना कर लें और इस लाल किले की प्राचीर से हम जय भीम का उद्घोष ना कर दें। यही संदेश लेकर हम आम जनमानस में जाते हैं कि अब जो प्रत्याशी आपके बीच में पैसे देकर के टिकट लेकर आए उसको आप नकारें। वो पहले अपनी जेब भरेगा, बाद में जनता की सुनेगा। निज़ाम भाई, मेरा सवाल है, चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी और उनके करीबी लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या जो आज़ाद समाज पार्टी है जो अपने वादों पे खरी उतरेगी? देखिए, हमारी नई पार्टी है और हमारे नेता की पहचान किस चीज़ से हुई? संघर्षों से हुई, जन आंदोलनों से हुई, आम जनमानस की लड़ाई लड़ने से हुई। ये तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दिया है, जो नेता नहीं दलाल पैदा कर रही हैं। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने देश में करोड़ों चंद्रशेखर आज़ाद पैदा कर दिए हैं और यहाँ काम करने वाला हर बच्चा दिल से ज़मीन पर काम कर रहा है। ये ख़रीदे हुए या भाड़े पर लाए हुए आदमी नहीं है। रविंद्र जी, मेरा सवाल है, 22 में चुनाव होने वाला है 2022 में, उसको लेकर के क्या रणनीतियाँ रहेंगी? और फिलहाल अगर हम उपचुनाव की बात करें तो बुलंदशहर से जो जनता की राय मिल रही है वो क्या कह रही है? देखिए, आज देश में कोई पक्ष की भूमिका निभा रहा है जो पार्टियों को निभानी चाहिए थी, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी चाहे सड़क पे हो, चाहे आंदोलन के द्वारा हो, चाहे जेल के द्वारा हो, हर जनमानस की हर समस्या को, चाहे किसान की हो, चाहे युवा की बेरोजगार की समस्या हो, चाहे अन्याय के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ लड़ाई हो, हर लड़ाई को आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। और हम नए दौर की नई राजनीति और नई पटकथा लिखने आए हैं। अच्छे, ईमानदार और संघर्षशील लोगों को विधानसभा लोकसभा में पहुँचाया जाएगा, क्योंकि जो लोग लोकसभा में हैं वो किसी की जनमानस की या जनहित की या गरीब की, कमज़ोर की, पिछड़े की आवाज़ उठाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। और अभी तक यदि 131 सांसद अपनी ड्यूटी का पालन ठीक तरह से करते जो दलित समाज से हैं, या जो पार्टियां हैं ये अपनी ड्यूटी निभाती, तो शायद आज़ाद समाज पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने तो सामाजिक संगठन रहते हुए भी पूरे देश में काम के दम पर पहचान बनाई है और ये चुनाव भी काम के दम पर लड़ा जाएगा। और कोई प्रत्याशी नज़दीक कर नहीं है। जो लोग पैसे से टिकट दे के लाते हैं वो जनता की सेवा नहीं करते, वो अपने टिकट की खाना पूर्ति पूरे 5 साल लोगों से उगाही के रूप में करते हैं। तो हमारा प्रत्याशी ईमानदार है और जैसा हमारा नेता है ऐसा ही हमारा प्रत्याशी है। ये आगे आने वाला 22 का चुनाव आज़ाद समाज पार्टी का जो भविष्य 2022 में, मिशन 2022 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि हमने एक सीट चुनी, उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हमने केवल एक सीट चुनी है। जो पार्टी कभी जीवन में उपचुनाव नहीं लड़ी वो आज उपचुनाव उतरने के लिए मैदान में क्यों कूदी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नीति और नीयत में बेईमानी आई है। दलितों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो दलितों की नहीं दौलत की बेटी हो गई हैं। ये चीज़ समझनी होगी बहुजन समाज को कि तुम्हारी असली लड़ाई सड़क पर उतरकर कौन लड़ रहा है। आज के वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर हैं, उन पर मुकदमे हैं, वो जेल काटते हैं समाज के लिए, लड़ते हैं समाज के लिए। तो समाज का सच्चा नायक मान्यवर साहब कांसीराम का सच्चा बेटा चंद्रशेखर आज़ाद है। यही बताने के लिए हमने केवल एक सीट चुनी है और ये सीट जवाब देगी हिंदुस्तान की में एक नई इबारत लिखेगी कि हाँ, मुस्लिम समाज, बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। रणनीतिकार हैं, जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है, बड़े बड़े चुनाव लड़ा चुके हैं, कुछ युवा भी मौजूद हैं और भी कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं जो बुलंदशहर का इस वक्त समा बंधा हुआ है हाजी यामीन के फेवर में, वो किस तरह का है। जी, क्या नाम है आपका? वीर सिंह गौतम। वीर सिंह जी, चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी हैं हाजी यामीन, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हाजी यामीन एक निहायत ईमानदार हैं। वो पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन से लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने देखा उनको। लगभग हम 30-32 साल से पार्टी में बहुजन समाज पार्टी में काम किया, लेकिन पहले भी मिशन मूवमेंट के साथ थे। लेकिन आज भाई के आदेश पर यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पर ही उनके जो व्यवहार से, ईमानदारी से, उनके जो उनका चरित्र है उसके हिसाब से पूरे विधानसभा क्षेत्र में
एक संदेश गया कि ये ईमानदार व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है और भाई चंद्रशेखर का अलग क्रेज़ है युवाओं के अंदर। तो निश्चित तौर पर ये हम समझते हैं कि इस बार चंद्रशेखर आज़ाद के जो उम्मीदवार है वो भारी मतों से जीतेगा। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के और अपने प्रत्याशी हाजी यामीन कुरैशी को लेकर के। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काजी अब्दुल माजिद महमूदी है। आपके प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के हाजी यामीन कुरैशी चुनाव मैं प्रॉपर तोड़ी किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है और क्या उनको इस वक्त बुलंदशहर वासियों की आवाम स्वीकार कर रही है? जी हाँ सर, मैं बता दूं पहले कि मैं प्रॉपर तोड़ी मोदी नगर गाज़ियाबाद का रहने वाला हूं और एक मुस्लिम समाज से आता हूं और एक जो धार्मिक जगह होती हैं उनको एक तरह से उनको संभालना चलाना ये सब हमारे ज़िम्मे होता है। लेकिन जब मैंने देखा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीति और जितने भी कार्य हैं उन सब से प्रभावित होकर, उन सब से मुतासिर होकर मेरी भी मजबूरी बन गई कि भाई को फॉलो करना और भाई के जो काम है उन सब को फॉलो कराना। तो अभी हमें भाई का आदेश हुआ है कि बुलंदशहर सदर सीट पर उपचुनाव है, वहाँ पर जाइए और अपने मुस्लिम समाज के लोगों को समझाइए कि जो ये प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, इसमें 100% जो कामयाबी है वो आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं हाजी यामीन साहब, ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो हम ग्राउंड में घूम रहे हैं तो इनकी जो अपनी नीति है, अपना प्रभाव है वो अलग है। वो एक तरह से अखलाकी एतबार से बहुत अच्छे हैं और लोग कह रहे हैं कि एक तरह से इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई क्राइम इनका कुछ है नहीं, कारोबारी है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका जो क्रेज है, उनका जो स्कोप है, एक तरह से मैं नहीं मानता कि इस तरह से कोई पार्टी उभरती हुई तकरीबन 15 से 20 स्टेटों में इतने कम वक्त में जो एकदम वजूद में आई हो, और बिहार से लेकर राजस्थान और हरियाणा, इस तरह से हर स्टेट में जो पार्टी वजूद में आ रही है, ये एक तरह से संदेश है। और मैं मानता हूँ कि पूरे हर स्टेट, बिहार में जैसे चुनाव होना है तो बिहार में भी इंशाल्लाह हम हर तरह से उभर करके और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला करके सरकार में अपना हिस्सा डालेंगे। और बात रही बुलंदशहर सदर उपचुनाव की, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर हमारी पूरी ज़िला गाज़ियाबाद और पूरे भारतवर्ष से और हमारी पूरी सभी टीमें भाई के आदेश पर यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और मैं ये आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी आने वाली 3 तारीख में इंशाल्लाह हमारा पूरा विधानसभा जो सदर सीट है, सभी हमारे दलित और मुस्लिम और जितने भी इंसानियत को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो नफ़रत को ख़त्म करने वाले लोग हैं, जो भाईचारे की दीवार को खड़ा करना चाहते हैं, वो भाई को सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि सभी समाज, जितना भी मुस्लिम समाज और दलित समाज है और इंसानियत को फॉलो करने वाले लोग हैं, सभी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रत्याशी हाजी यामीन जी को वोट देंगे और 3 तारीख को, आने वाली 3 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजेंगे। और जितने भी दबा कुचला समाज है, SC ST, मुस्लिम, बहुजन, दलित, जितना भी समाज है, उन सब की आवाज़ बनकर हाजी यामीन जी विधानसभा में बोलेंगे और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। गाज़ियाबाद से आए हुए और भी कई नेता हैं, जिसमें कुछ युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। गाज़ियाबाद से आखिर चंद्रशेखर आज़ाद का जो आह्वान था, शुरू हुआ था और अब बुलंदशहर में उपचुनावों को लेकर के गाज़ियाबाद की आज़ाद समाज पार्टी की टीम भी बुलंदशहर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पहुंच गई है। बात करते हैं गाज़ियाबाद से आए हुए कुछ नेताओं से भी कि आगे जा कर के क्या प्रतिक्रिया उनकी रहेगी और कितना ठोस और कितना कठिन रहेगा अपने प्रत्याशियों को बुलंदशहर से विजय बनाना। जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस देश के बहुजन समाज के आशा के प्रतीक हैं और मान्यवर कांसीराम साहब के इस मिशन के उत्तराधिकारी हैं, तो भारत का बहुजन इस समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ के साथ है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब का जो मिशन है, जो अधूरा पड़ गया था, उसको पूरा करने के लिए मान्यवर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ हाजी यामीन साहब को उतारा है। तो आज पूरे
विधानसभा क्षेत्र में दलित, मुस्लिम, पिछड़े, किसान, मजदूर, ये सब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ के साथ हाजी यामीन जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मोदी जी के राज में और ये जो धान जो जा रहा है बिक रहा है ब्याज में, ये जो गरीबी है, बेरोजगारी है, अत्याचार है, बहनों पर अन्य अत्याचार हो रहा है, और कहते हैं मोदी जी और योगी जी कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। क्या राम राज्य लाएंगे? अरे राम के ज़माने में क्या होता था? क्या ऐसा ही होता था? जुबानें काटी जाती थी बहनों की, अत्याचार होता था, मॉब लिंचिंग होती थी, मानवता को नष्ट किया जाता था क्या? तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमें चाहिए भीम का राज चाहिए, हमें अम्बेडकर का राज चाहिए, हमें छत्रपति साहू जी महाराज का राज चाहिए, संत कबीर बिरसा मुंडा का राज चाहिए, तथागत बुद्ध का राज चाहिए, जहाँ मानवता का राज हो, इंसानियत का राज हो, जियो और जीने दो, प्राणी मात्र का राज हो। भारतीय संविधान तभी लागू होगा जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग विधानसभा में जाएंगे और वहाँ जाएंगे संसद में जाएंगे। इसलिए ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट सेमीफाइनल है, और अब सेमीफाइनल में जो युवा पीढ़ी है, जो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, जिधर भी युवा जाता है उधर देश चलता है। आपने देखा होगा जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत का युवा मोदी मोदी कर रहा था तो मोदी जी बन गए। दिल्ली के अंदर युवा केजरीवाल जी की तरफ गया तो वहाँ सरकार बन गई। आज भारत का युवा दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी, किसान, मजदूर, बहनें, भाई, चाहे वो यूनिवर्सिटी में अत्याचार होता हो, चाहे कहीं अत्याचार होता हो, चाहे गांव में अत्याचार होता हो, भाई गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, युवाओं की आवाज़ बन चुके हैं, इस देश के अक़लियतों की आवाज़ बन चुके हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद भारत में बहुजन बनाना चाहते हैं, काशीराम जी का बहुजन बनाना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस बहुजन को बरकरार रखना, वो तो सर्वजन में लग गए। जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद कि आपको भीम राज लाना है, अम्बेडकर राज लाना है, आज वो परशुराम राज्य के चक्कर में लग गए। इसलिए भारत का बहुजन समझ चुका है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। क्या नाम है आपका? गुलजार अलवी। गुलजार जी कहाँ से आए हैं और कितने समय से यहाँ बुलंदशहर में? मैं लगातार पिछले 5-6 दिन से लगातार बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट के हर गांव में, मोहल्ले में, शहर में लगातार कैंपेनिंग कर रहा हूँ। और चारों तरफ मैं जो देख रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी के हाजी यामीन जो प्रत्याशी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ नॉमिनेट किए हैं, सिर्फ उनके अलावा कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है। और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ जीत रहे हैं, भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। दूसरी बात, लगातार पूरे देश और प्रदेश का जो माहौल है, आप लोगों को उसके बारे में तो जानकारी होगी, उसके बारे में तो बताने की खैर आवश्यकता नहीं है। बात करना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी की। तो आज तक का इतिहास रहा है कि बहन जी ने कभी भी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ाया, और इस बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ डाउन करने के लिए उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है उपचुनाव में। तो ख़ास तौर पर अपना संदेश मैं मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब 2012 का चुनाव बहन जी विधानसभा का चुनाव हार गई थी तो उन्होंने मुसलमानों को गद्दार कहने का काम किया था कि मुसलमान गद्दार हैं, कट्टरपंथी हो गए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि बुलंदशहर सदर विधानसभा के सभी मुसलमान भाइयों से कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई हाजी यामीन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के जिताने का काम करें। युवा हो गए, बुजुर्ग हो गए, सभी का एक ही कहना है कि इस बार बुलंदशहर सदर सीट से हाजी यामीन बहुमत से जीत रहे हैं और विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद की नीतियों का परचा लहराएंगे, परचम लहराएंगे। इनके साथ साथ एक विकलांग व्यक्ति जो कि दिन से रात तक चंद्रशेखर आज़ाद की पूजा करते हैं और हाजी यामीन कुरैशी को चुनाव जिताने के लिए लगे हैं, उनसे ही बात करते हैं। मतलब विकलांग होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उनके साथ अत्याचार भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस चुनाव कैंपेनिंग में एक अहम हिस्सा बने हुए, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? अनुबोध जी। अनु जी, चुनाव किस समय आते हैं सुबह में आप? देखो, चुनाव में हम लोग आए हैं अपने जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं बुलंदशहर सदर सीट से, तो हम लोग इनके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और जनता से अपील भी करते हैं कि हमारे भाई जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये यहाँ से जिताकर जनता इनको भेजे, क्योंकि इनका जीतना और हमारी पार्टी का नींव रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जनता की यहाँ पर। क्योंकि ये जो हमारे चंद्रशेखर भाई जी काम कर रहे हैं समाज के लिए, मान्यवर काशीराम साहब ने काम किया था समाज में, तो उनके जाने के बाद जो जिम्मेदारी आई चंद्रशेखर भाई के कांधों पर, तो हम लोग समझते हैं कि चंद्रशेखर भाई ने बड़ी जिम्मेदारी ली अपने कांधों पर। तो हम लोग चंद्रशेखर भाई के जी जान से सपोर्टर हैं और काम करेंगे ज़मीनी स्तर पर। और अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं पार्टी से, हम उनको
ये कोशिश करेंगे हमारे प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से यहाँ पर जीत कर आए यहाँ से, क्योंकि जनता इनके लिए खुश है और जनता में यही जाते भी हैं, काम भी करते हैं। तो प्रत्याशी हमारे आज़ाद समाज पार्टी से काम करने के लिए तैयार है और हम भी सर तैयार हैं। विकलांगों तक का यही कहना है कि मतलब अभी जो सरकार बनेगी 2022 में वो चंद्रशेखर आज़ाद की बनेगी और बुलंदशहर में जो विधायक बनेंगे उनका नाम होगा हाजी यामीन कुरैशी, क्योंकि सभी का कहना है कि हाजी यामीन को चुनाव जिताने के लिए सभी लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं और उसका फल भी उन्हें इंशाल्लाह जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ नौमान खान, आप अभी तक। जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। बुलंदशहर सदर सीट से हाजी यामीन चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से। ऐसे में उनको चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी हाजी शबील को दी गई है और उनको साथ ही साथ चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। उन्हीं से बात करते हैं जो माहौल इस टाइम बुलंदशहर का है, हाजी यामीन के वो लेकर के किस तरह का माहौल बना हुआ है और आने वाले चुनाव में उसके नतीजों में हाजी यामीन का क्या नतीजा निकलेगा। जी हाजी जी, उपचुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर आप मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, तो बुलंदशहर की जो जनता है, जो आवाम है, उसका क्या कुछ कहना है? बुलंदशहर की आवाम जो है, असल में आज पूरे देश के अंदर गरीबों की, मजलूमों की, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज़ जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं। पूरे देश के अंदर दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर जहाँ कहीं भी जुल्म ज्यादती होती है वो उनकी आवाज़ बनकर खड़े हो जाते हैं और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में बहन मनीषा वाल्मीकि वाला मैटर हाथरस में हुआ। उन्होंने उसको न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए पूरी पार्टी को लेकर पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस के लोग देश के अंदर ये न्याय तो क्या देंगे, उल्टा जो पीड़ित परिवार है उसके खिलाफ तरह तरह की साजिश, और जो उसमें अभियुक्त हैं चारों लोग, उनके फेवर में महापंचायत करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कश्मीर के अंदर एक छोटी बच्ची थी आसिफा। ये तो वो लोग हैं कि इन्हें हर चीज़ में जो है हिंदू मुस्लिम नज़र आता है। आसिफा का रेप के बाद में उसका मर्डर किया गया था, उसमें इनके मंत्रियों ने, बीजेपी के जो मंत्री थे, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था अभियुक्तों के फेवर में। तो ये आम आदमी जब आज न्याय के लिए परेशान है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं आज गरीबों और मजलूमों की लड़ाई जो है पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं। और ये मैसेज बुलंदशहर के आवाम को भी पता है। बुलंदशहर का चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों, आज उनको पता है आज जो है कहीं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। बसपा जो है कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है। हमने लगभग 1 महीना पहले हाजी यामीन कुरैशी साहब को आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको घोषित किया था। आपको भी पता है, सब जानते हैं इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है, लेकिन चूंकि उन्हें बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी आज जो है अपने क्रियाकलापों से, अपनी जो उनकी गलत पॉलिसी हैं, आज दलित समाज जो है पूरी तरह से आज भाई चंद्रशेखर जी के साथ है। भीम आर्मी आज 23 स्टेटों में, 23 राज्यों में आज बूथ से लेके और ज़िले तक का संगठन, मंडल तक का संगठन जो है भीम आर्मी का 23 स्टेटों में काम कर रहा है। आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ विकल्प बन के आज जो है पब्लिक के बीच में है हम लोग, और हमें पूरी उम्मीद है, चूँकि केंद्र सरकार पूरी तरह उत्तर प्रदेश में और देश में पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है। आज किसानों का धान, मैं भी एक किसान हूँ, किसानों का धान जो पिछले साल 3,000 रुपये क्विंटल,
3200 रुपये क्विंटल बिकता था, आज वही धान जो है 1700 से 1800 रुपये क्विंटल जो है बिक रहा है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, आम आदमी परेशान है और महंगाई जो है इतनी चरम सीमा पर है कि पूछो मत। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और बस एक ही मैनिफेस्टो जो है भाजपा के पास है कि चाहे चुनाव हो चाहे सरकार हो, हर चीज़ में जो है भाजपा के पास में अगर 2 वर्ड ना हो, भाजपा के पास में अगर मुसलमान और पाकिस्तान भाजपा की डिक्शनरी से 2 वर्ड निकल जाएं तो भाजपा कभी प्रधानी का चुनाव भी किसी गांव के अंदर नहीं जीत सकती। तो हाजी मेरे एक सवाल है, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां दावे करती हैं, वादे करती हैं चुनाव से पहले कि हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे जनता को लुभाने के लिए, लेकिन आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद का नेतृत्व है वो काफ़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उनके नेतृत्व को लेकर के और जो आपके प्रत्याशी हैं हाजी यामीन को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको चुनाव प्रभारी यहाँ का बनाया गया है, मुलाकात आपकी हुई होगी, सुबह से लेकर शाम तक आप उनके साथ रहते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा है? हाजी यामीन जो है बहुत सीधे साधे एक बिजनेसमैन आदमी है, बहुत नेक आदमी है। ये उनका पहला पॉलिटिकल जो है इलेक्शन है, राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी इमेज जो है एक ईमानदार आदमी की, एक भले सज्जन आदमी की इमेज समाज के अंदर है और इसलिए सर्व समाज के लोग आज उन्हें जो है खास करके दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें आज जो है पूरी तरह से उनके समर्थन में है और पूरी तरह से उनके साथ हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आगामी चुनाव है उसमें जो अपने प्रत्याशी हैं हाजी यामीन वो पूर्ण बहुमत से जीतते दिखाई दे रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है चुनाव में कि पूरे देश का युवा जो है, आज पूरे देश के युवाओं की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं और पूरे देश का युवा जो है, चूँकि हर परिवार में, हर फैमिली में युवा हैं, तो युवाओं की पहली पसंद जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। यहाँ चुनाव हमारे प्रत्याशी हाजी यामीन कुरैशी साहब हैं, लेकिन यहाँ चुनाव हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हीं के फेस के ऊपर, उन्हीं के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और अभी आपने 3 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पे एक अमीश देवगन नाम के एक वो हैं जर्नलिस्ट हैं, वो उनसे डिबेट करने की कोशिश कर रहे थे। सारे देश ने देखा है उसको, सारी दुनिया ने उनको देखा है, उनकी बेबाकी, उनकी निडरता और हर कमज़ोर और मजलूम की आवाज़ बनकर उनके साथ खड़े हो जाना, यही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर आज बुलंदशहर सदर का, आज पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, सब लोग हमारे साथ हैं। हाजी जी, अहम भूमिका रहती है चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, कि अरविंद केजरीवाल को ऊपर लाने वाला युवा, आज का जो युवा है वो चंद्रशेखर के साथ में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा को, अपने बुलंदशहर के युवा को जहाँ के आप चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं? युवाओं के लिए मेरा एक यही मैसेज है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी खुद युवा हैं और युवाओं को साथ लेके चलते हैं। मैं बुलंदशहर के पूरी इस विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भाजपा की सरकार देखी, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, आपने बसपा की भी सरकार देखी। युवाओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो है पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ इकट्ठा होकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो उम्मीदवार हैं भाई हाजी यामीन कुरैशी, उनको यहाँ से जिताने का काम करें। युवाओं को जब ज़रूरत पड़ेगी, पूरी आज़ाद समाज पार्टी, पूरी भीम आर्मी हमेशा युवाओं के साथ है। युवा हमारे साथ हैं तो हम भी युवाओं के साथ हैं पूरी तरह से। अभी आने वाले चुनाव हैं, 3 तारीख में नतीजे शायद आ रहेंगे, 10 तारीख में नतीजे आएंगे, 3 तारीख में चुनाव है। तो उस चुनाव से पहले जो पहले का माहौल था हाजी यामीन का, जो अब का माहौल है, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? सही बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम देहात में जा रहे हैं, तो जो दलित समाज के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी ये कह रहे हैं, बहुत सीरियस होकर कह रहे हैं कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ाती थी, उपचुनाव नहीं लड़ाती थी। बहन जी ने और भाजपा की डील होने के बाद में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी और भाजपा की डील होने के बाद में यहाँ हाजी यूनुस को बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार इसलिए बनाया गया है कि वो हाजी यामीन का नुकसान कर सकें। लेकिन आज देहात में भी, शहर के अंदर भी मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हाजी यामीन सिर्फ जो है वोट काटने के लिए चुनाव के मैदान में है। अगर हाजी
यूनुस जो है वोट काटने के लिए चुनाव के मैदान में है। इंशाल्लाह आने वाली 10 तारीख को हाजी यामीन साहब यहाँ से भारी मतों से जो है चुनाव जीतकर लखनऊ विधानसभा में पहुँचने का साथियों काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी विधानसभा के दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। रात हम बिसा कॉलोनी में हमारा प्रोग्राम था तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे कि हमें पता है कि बसपा ने जो टिकट दिया है यहाँ पर हाजी यूनुस को, वो सिर्फ जो है हाजी यामीन को हराने के लिए दिया है। लेकिन साथियों, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। इंशाल्लाह यहाँ से हाजी यामीन चुनाव जीत के जिस दिन 10 तारीख को यहाँ से वोट खुलेंगी, इंशाल्लाह बहुमत हमारे हक में आएगा, फैसला हमारे हक में आएगा। हाजी यामीन यहाँ से विधायक बनकर लखनऊ विधानसभा में साथियों जाएंगे। हाजी शबील से हमारी बात हुई है, चुनाव प्रभारी हैं बुलंदशहर के, और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं हाजी यामीन आज़ाद समाज पार्टी के, उनके साथ सुबह से लेकर रात तक का सफ़र इनका रहता है। इन्होंने बताया है कि जो बुलंदशहर की आवाम है उसकी सिर्फ एक ही आवाज़ है कि इस बार हाजी यामीन को ही विधायक बना करके विधानसभा में बिठाया जाए, और ये सिर्फ शुरुआत होगी और आने वाले 2022 के चुनावों में मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो होंगे चंद्रशेखर आज़ाद, और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चलेगी। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ नौमान खान, आप अभी तक।